नगरीयकरण, नगरीकरण से बहुत सारी समस्याएं हो जाती है, जैसे प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण की समस्या, ठीक, सामाजिक अपराधों में वृद्धि हो जाती है नगरीयकरण से। आपने देखा होगा रेड लाइट पे बहुत सारे लोग भीख मांगने लगे, और आपने देखा होगा फुटपाथ पर बहुत सारे लोग रात्रि के समय पड़े रहते हैं, उनके पास अपना कोई आवास नहीं। नगरीकरण होता तो गंदी बस्तियां विकसित होने लगती, तो ये सारी समस्याएं नगरीकरण से उत्पन्न हो जाती हैं। और यही आपसे पूछा गया है कि फिर भी नगरीय जीवन अत्यंत कष्टदायक हो सकता है। नगरीय जीवन के कुछ कष्टदायक पक्षों को सोचिए, कुछ समस्याओं को सोचिए। अब आता है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण मतलब उद्योगों का विकास, बड़ी मात्रा में उद्योगों की स्थापना। और जब उद्योगों की स्थापना होगी तो आप समझ लीजिए, जब उद्योगों की स्थापना होगी तो जनसंख्या का वितरण असमान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि गांव या उस शहर है जहाँ पे वो उद्योग लगाया गया है, उसके आसपास के क्षेत्रों के लोग पलायन कर रहे हैं। कहाँ पर? जहाँ वो औद्योगिक इकाई स्थापित की गई है। तो जहाँ औद्योगिक इकाई स्थापित की गई है वहाँ जनसंख्या वितरण बढ़ जाएगा, और जो गांव से अन्य क्षेत्रों से लोग आए हैं जनसंख्या घनत्व वहाँ पे घट जाएगा। औद्योगिक पेढ़ियां रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है और बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इनमें केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं बल्कि परिवहन, परिचालक, दुकानदार, बैंककर्मी, अध्यापक, अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले लोग भी उन क्षेत्रों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ये आपको याद रखना है कि यदि किसी क्षेत्र में कोई उद्योग विशेष स्थापित हो गया है तो उससे संबंधित छोटे छोटे उद्योग अपने आप स्वतः लगने शुरू हो जाएंगे, स्थापित होने शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए कहीं कोई बड़ी सी शुगर फैक्ट्री लग गई है तो उस फैक्ट्री के आसपास छोटे छोटे उद्योग लग जाएंगे, जैसे कोई चाय की दुकान, कोई होटल रेस्टोरेंट खुल जाएगा, जैसे कोई लोहे का जो आपकी मशीनरी है उसको निर्माण करने की छोटी छोटी इकाइयाँ लग जाएंगी। क्योंकि शुगर फैक्ट्री में जो गन्ना है उसकी ढुलाई किसी न किसी यंत्र के द्वारा, किसी न किसी वाहन के द्वारा की जाती है, तो उसमें कोई ना कोई दिक्कत आने लगती है, तो उसको मरम्मत, उसके निर्माण से संबंधित छोटी छोटी इकाइयाँ वहाँ पर लगनी शुरू हो जाएगी। परिवहन, ट्रांसपोर्ट का निर्माण वहाँ पे होने लगेगा। और जब ये लोग वहाँ के रहना शुरू कर देंगे तो उनको शिक्षा, चिकित्सा जैसी सुविधाओं की आवश्यकता भी होगी, तो वहाँ पे कोई विद्यालय या कोई अस्पताल आदि का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। तो ये औद्योगिकरण कहलाता है। और औद्योगिकरण में आसपास के क्षेत्रों से बहुत सारे श्रमिक, उसके अतिरिक्त परिचालक, ठीक, चिकित्सक, डॉक्टर आदि लोग उन क्षेत्रों में आकर बस जाते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, कुछ स्थान यहाँ कुछ सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, ठीक, देखो कहीं कहीं इसको अलग कारक के रूप में भी चर्चा कर लिया है। हमने बताया कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 2 कारक, लेकिन कुछ लोग 3 कारकों के रूप में भी इसकी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन अगर आप मानवीय कारकों को भी इसको शामिल कर लेंगे तो आपका सही होता है। कुछ स्थान धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के कारण, किसी धर्म विशेष या किसी सांस्कृतिक प्रभाव के कारण लोगों को आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों में छोड़कर चले जाते हैं, उन क्षेत्रों में चले जाते हैं जहां सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। उन क्षेत्रों को छोड़ के चले जाते हैं जहाँ सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है।
कई बार सरकारी लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने अथवा भीड़ भाड़ वाले इलाकों से चला जाने के लिए प्रोत्साहन देती है। कभी कभी सरकार भी ये प्रयास करती है कि जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है, जहाँ पर जनसंख्या ज्यादा है, उन क्षेत्रों से लोगों को प्रोत्साहित किया जाए, ऐसी जगह भेजा जाए जहाँ पर जनसंख्या कम है। कभी कभी सरकार का यही प्रयास रहता है। हमारे भारत में कई ऐसे उदाहरण हैं जब सरकारी या असुरक्षा का भाव जनता के अंदर पैदा हो जाता है तो जनता क्या कर जाती है, उस क्षेत्र को छोड़कर कहीं और चली जाती है। जम्मू कश्मीर का नाम आपने सुना है, वहां पर 1990 के दशक में जो कश्मीरी पंडित थे, राजनीतिक अशांति के कारण वो लोग कश्मीर को छोड़कर भारत के अन्य स्थानों पर चले गए। ठीक, तो ये सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। तो जनसंख्या वितरण मैंने आपको बताया कि हम 3 भागों में बांट सकते हैं जनसंख्या घनत्व को, और अधिकतर आप 2 ही भागों में उसका अध्ययन करने के, प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक। प्राकृतिक कारक के अंतर्गत वो सारी चीजें आती हैं जो प्रकृति ने बनाई है, और मानवीय कारक के अंतर्गत वो सारी चीजों को शामिल करते हैं जिनका निर्माण मानव ने किया। प्राकृतिक कारकों में जैसे शुद्ध जल की प्राप्ति, भूमि की बनावट, जलवायु, उपजाऊ मिट्टी, खनिज पदार्थ, नगरीयकरण, औद्योगिकरण, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, ये सब मानवीय कारकों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब आपको चर्चा करनी है जनसंख्या वृद्धि। ठीक, जनरली समझिए, साधारण शब्दों में समझिए, जनसंख्या मानव की संख्या, और वृद्धि मतलब बढ़ना आमतौर पर होता है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि से मतलब यहाँ से बढ़ना नहीं है। जनसंख्या वृद्धि का मतलब सेंस यहाँ पे निकल रहा है कि किसी स्थान विशेष पर 2 समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में जो अंतर होता है वो जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। ठीक, यानी किसी क्षेत्र में 2 समय अंतरालों के बीच जनसंख्या का घटना या बढ़ना, जनसंख्या में परिवर्तन क्या कहलाएगा, जनसंख्या वृद्धि कहलाएगा। जनसंख्या बढ़ भी सकती है और जनसंख्या घट भी सकती है। ठीक, जो जनसंख्या का अंतर है वो जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। पहले भी हम लोग इसके चर्चा कर चुके हैं कि निश्चित समय या 2 समय अंतरालों के बीच किसी स्थान विशेष में जनसंख्या में वृद्धि और कमी या जनसंख्या में अंतर जनसंख्या वृद्धि के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आगे अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आपको जो आज वर्क कराया गया है उसको ध्यान से पूरा करना है, समझना है, किताब पढ़नी है। धन्यवाद।